नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीट्रिपलसी पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और उसी के सापेक्ष यहाँ पर मैं अपने चैनल पर प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर एक स्टडी प्लान किया है, जीएसजीके का प्रिपरेशन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ और आपको पता है, आपने उसका सिलेबस भी देखा होगा। उसमें जो है 50% के आसपास का जो सिलेबस है वो आपका जीके जीएस से ही संबंधित है। तो उसी सिलेबस को मैं यहाँ पर प्रिपेयर करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक स्टडी प्लान अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि किस समय कौन सा वीडियो मिलेगा, और उसी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और उसी समय आपको वीडियो अपलोड यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने वो स्टडी प्लान नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, ताकि उसी हिसाब से आप यहाँ पर चैनल पर आकर विजिट कर सकते हैं, आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी का वीडियो आपको अपलोड नहीं कर पाया कुछ निजी कारणों की वजह से, लेकिन आप डेली आपको यहाँ पर डेली अपडेट समय के हिसाब से आपको मिल जाएगा। हो सकता है समय में कुछ ना कुछ थोड़ा सा लेट हो सके, लेकिन कोशिश करूँगा कि उसी एग्जैक्ट टाइम पर आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा सके। तो इसी सीरीज में मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री की 2 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं। ये इसी सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज हम इसमें तीसरा वीडियो में कुछ 1-2 क्वेश्चन जो आपके सिंधु सभ्यता के रह गए थे उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन वाइज इसलिए करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और इनसे संबंधित जितनी भी व्याख्यात्मक इससे पॉइंट होते हैं, जितने भी इससे संबंधित पॉइंट्स होते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन बन जाए जो इससे रिलेटेड हो तो वो भी आपका सॉल्व हो सके। अगर आप डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की, क्योंकि हम यहाँ पर आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूपीट्रिपलसी पीटी यानी कि ग्रुप सी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसी लेवल से क्वेश्चन आपके बनेंगे और इन्हीं को आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी जो खुदाई से प्राप्त जो अवशेष मिले हैं, उन्हीं के आधार पर उसकी हिस्ट्री को लिखा गया, उन्हीं के आधार पर वहाँ की चीज़ें बताई गई हैं, उन्हीं के आधार पर वहाँ का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारा का सारा वर्णन किया गया है। सब कुछ उसी चीज़ों के आधार पर बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति है, ये कहाँ से प्राप्त हुई। तो मैंने बताया कि कुछ जो सिंधु सभ्यता के कुछ नगर हैं, जो कुछ विशेष नगर हैं, उनसे कुछ विशेष चीज़ें प्राप्त हुई हैं और उन्हीं के हिसाब से उनको यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की, तो मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण एक सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका दोस्तों जो आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जो है मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है और दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। ठीक है, संभवतः बकरी की बलि देने का शायद इसमें चित्रण किया गया हो, ऐसी यहाँ पर जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। तो कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो नील नदी के तट पर पनपने वाली सभ्यता सभी को पता होगी यहाँ पर। इसका ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता जो थी ये नील नदी के तट पर यहाँ पर पनपी थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मिस्र की सभ्यता की, तो ये नील नदी के द्रोणी में, यानी कि नील नदी का जो एरिया है, जो घाटी है, उसी में ये सभ्यता यहाँ पर डेवलप हुई। ठीक है, और नील नदी जो है ये विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार भी मानी जाती है और नील नदी को, मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि नील नदी का उपहार किस सभ्यता को कहा जाता है या किस को कहा जाता है। तो मिस्र को जो है वो नील नदी का उपहार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता, तो इस वजह से यहाँ पर मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका सीधे सीधे इसके बनता है कि नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है। तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ये नदी यहाँ पर न होती तो ये पूरा का पूरा भूभाग रेगिस्तान होता। ठीक है, मिस्र जो है ये कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है। तो आपको पता होगा कि जो मिस्र है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसकी अगर हम समकालीन सभ्यताओं की बात करें कि जिस समय मिस्र की सभ्यता यहाँ पर डेवलप हुई थी, उस समय और दूसरे क्षेत्रों में कौन सी सभ्यताएं थी, तो उसी की समकालीन आपकी सिंधु सभ्यता भी थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता भारत की थी और मेसोपोटामिया की अगर सभ्यता की बात करते हैं, ये कहाँ की थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो इराक की थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही दक्षिणी हिस्सा जो था उसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने के वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि सिंधु सभ्यता में लोग लिखना जानते थे, उन्हें लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन वो हमारे इतिहास की क्रिएशन में, हिस्ट्री के रचना में उसका कोई भी विशेष योगदान, उसका कोई भी योगदान ही नहीं है, क्योंकि उस जो लेखन कला है, उसकी जो लिपि है,
उस लिपि को आज तक हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसका कोई भी योगदान हमारी हिस्ट्री क्रिएशन में नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री के क्रिएशन में उसका कोई भी, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो भी हिस्ट्री क्रिएट की गई है, जो भी हिस्ट्री लिखी गई है, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता कौन सी। ठीक है, तो ऐसा आपका क्वेश्चन है कि लेखन कला को विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता कौन सी थी। ठीक है, उचित तरीके से। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगर हम बात करें सुमेरियन सभ्यता की, तो यहाँ के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रारंभिक लिपि का जो स्वरूप था ये अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता है। तो दोस्तों किस लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि के नाम से जाना जाता है, तो ये जो सुमेरियन सभ्यता की लिपि थी क्यूनिफॉर्म, ठीक है, इसी को प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द, अब आ जाते हैं वैदिक धर्म से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आर्य शब्द किस चीज़ को इंगित करता है, मतलब आर्य शब्द का मतलब क्या होता है। आर्य सभ्यता यानी वैदिक शब्द को आर्यन सभ्यता भी है एक तरह से। ठीक है, तो ये जो है, ये शब्द जो है ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है श्रेष्ठ वंश। ठीक है, देखिए दोस्तों, आर्य जो थे ये प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द हो रहे। ठीक है, और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द के अगर हम पता करने की कोशिश करें तो आर्य शब्द जो होते हैं वैदिक संस्कृति में, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन। ठीक है, इस तरह के इसके अर्थ निकल कर आते हैं। नैतिक अर्थ में अगर हम देखें तो महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होता है। मतलब कि अगर हम आर्य की बात करें तो अगर हम वैदिक संस्कृति में इसका अर्थ जानने की मतलब की कोशिश करें, इसका जानने की पहचानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, शिष्ट और सज्जन। ठीक है, और अगर नैतिक अर्थों में इसका महत्व को समझने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या निकल कर आता है, तो ये आपका हो जाता है कि कुलीन, सभ्य, साधु, ऐसे इसका मतलब कुछ निकल कर आता है। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा और इसके फैक्ट जानने की कोशिश करें तो साडाचार्य ने अपने बृहभाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। ठीक है, अतः आर्य संस्कृत भाषा का यहाँ पर शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पुराने वेद की बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है ऋग्वेद। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। जैसे कि हमारे भारतीय साहित्य में, भारतीय दर्शन में 4 वेद देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें जो सबसे पुराना वेद है यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रयी नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर त्रयी जो है ये 3 वेदों के समूह को त्रयी कहा जाता था। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 4 वेद हैं हमारे भारतीय साहित्य में, जिसमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, यानी अथर्ववेद इसमें नहीं आता है। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इसे चारों वेद दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो वेद त्रयी में नहीं आता है। तो सिर्फ 3 वेद आपके वेद त्रयी में आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो वेद त्रयी में 3 वेद ही आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था जो है ये आपका पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था का जो पहला प्रमाण है वो देखने को वेदों में, अगर पहले प्रमाण की बात करते हैं तो पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। और वही किस वेद के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है, तो ये आपको यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वर्ण व्यवस्था की अगर यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण शब्द देखने को मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं अगर, तो जो वर्ण शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय, चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बन सकता है कि शूद्र शब्द ऋग्वेद के किस मंडल में, किस सूक्त में देखने को मिलता है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द यहाँ पर मिलता है सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, इनमें इसमें जो वेद हैं इसमें सुमेलित करना है कि किस वेद में क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसको आपको सही से सुमेलित यहाँ पर करना है। तो दोस्तों अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये जो है ये औषधियों से संबंधित है और इसी से आयुर्वेद भी निकला हुआ है। तो औषधियों से संबंधित कौन सा वेद है, अथर्ववेद। ठीक है, अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है, ईश्वर की महिमा के बारे में, देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है।
अगर हम यजुर्वेद में बात करते हैं तो ये हमारा कर्मकांड, बलिदान विधि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई जाती हैं, ठीक है। और अगर सामवेद करें तो ये आपका संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित, ठीक है। तो सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। औषधियों से संबंधित है आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद आपका जो है ये आपकी ईश्वर महिमा है, इसमें यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको संगीत में कौन सा वेद है? ये सामवेद है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भी वही चीज़ यहाँ पर बताना है आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो यजुर्वेद जो है, ऋग्वेद जो है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, यानी कि ईश्वर की महिमा से संबंधित है। स्त्रोत उनकी प्रार्थनाएं, उनसे संबंधित प्रार्थनाएं, देवी देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं इसमें बताई गई हैं। यजुर्वेद की अगर बात करें तो जो यजुर्वेद है ये आपका यहाँ पर स्त्रोत और कर्मकांड के बारे में, यज्ञ अनुष्ठान, इन सारी चीज़ों के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो ये संगीत में है, ठीक है। संगीत में स्त्रोत के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद की अगर बात करें तो ये आपका तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा जानें ऋग्वेद के बारे में तो ऋग्वेद में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें स्त्रोत और प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। और इसमें जो है कुल 1028 सूक्त, जिनको या इनको ऋचाएँ भी बोलते हैं। तो इसमें कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। कौन से वेद में? ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त या ऋचाएँ हैं, तो इसमें 1028 सूक्त या ऋचाएँ हैं, ठीक है। अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें स्त्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद की में पद गे स्वरूप में, यहाँ पर संगीत में स्त्रोत है, जिसमें उद्गाता पुरोहित का गाता है, ठीक है। यानी कि इसके जो पुरोहित का नाम है वो है उद्गाता। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 731 सूत्रों में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण वर्णन है? तो ये हमने बता दिया आप लोगों को, अथर्ववेद में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो मैंने बता चुका हूँ आपको लोगों, 1028 यहाँ पर ऋचाएँ या सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, तो यहाँ पर वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथ से सही सुमेलित यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय, ठीक है। सामवेद की अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ये है पंचवीस। अगर अथर्ववेद की ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करते हैं तो ये है गोपथ, ठीक है। और अगर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ये है शतपथ, ठीक है। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ये जो है यज्ञों और उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों से संबंधित होते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो इसमें हमें यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों से संबंधित जो जानकारी होती है वो हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्राह्मण ग्रंथ किसका कौन सा होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम ऋग्वेद की अगर बात करें कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो इसके ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण, ये दोनों इसके आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं, ठीक है। और ये हो जाते हैं। और अगर हम बात करें तांडव ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, ये सामवेद से आपके संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है कि सामवेद से कौन कौन से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं? एक तांडव ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, ये सामवेद से संबंधित हैं। फिर शतपथ ब्राह्मण जो है आपका ये यजुर्वेद से संबंधित है, और गोपथ ब्राह्मण जो है आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी, इसको ध्यान में रखना है। अगर सामवेद की जानते हैं तो इनके 3 ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, तांडव ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यजुर्वेद का तो शतपथ। ये आपका यहाँ पर याद रखना है, पॉइंट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल ऐसा है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये हो जाएगा 9वां मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर हो जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि कुल 10 मंडल यहाँ पर हैं और 1028 सूक्त हैं, यानी कि ऋचाएँ हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त, मैंने बताया ना कि 1028 सूक्त हैं टोटल ऋग्वेद में और 10 मंडल हैं, जिसमें जो है इसका 9वां मंडल जो है, इसके जितने भी सूक्त यानी कि जितने भी 114 ऋचाएँ हैं इसके अंदर, 9वें सूक्त में कितनी ऋचाएँ हैं? 114। तो वो सारी की सारी 114 ऋचाएँ सोम को समर्पित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम, ये तो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये मैंने बताया सोम और इस पेपर नामाकृत देवता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस पेज से बनता है? तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, यजुर्वेद दोस्तों इसके दो भाग होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दें कि यजुर्वेद की मैंने बताया कि यजुर्वेद जो है इससे विधि विधानों का पता चलता है। सबसे पहली बात विधि विधान यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, और इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद का मैंने बताया कि जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ये मैंने बता दिया आपको कि शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसमें किसका संकलन, मतलब इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऋग्वेद से ली गई हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इसमें से ऐसा वेद है जिसमें से मैक्सिमम से चीज़ें ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। देखिए, अगर हम सामवेद की बात करें तो इसमें कुल 1810 छंद हैं। कितने छंद हैं? 1810 छंद हैं सामवेद में। ठीक है, जिसमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। यानी कि इसमें सिर्फ 75 जो हैं, जो छंद हैं वो नए हैं, बाकी सारे के सारे हमारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सामवेद का जो संकलन है इसको ऋग्वेद से ही किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों, अगर हम लौह धातु के स्थल की मतलब भारत की जो खुदाई से जो भी प्राप्त प्रमाण हैं उनसे लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण किस जगह से मिलते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अतरंजी खेड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल्य, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ से खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर हम अतरंजी खेड़ा की बात करें तो यहाँ से लौह धातु का मल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ भी मिली हैं, जिनसे ये संकेत देखने को मिलता है कि यहाँ लोहे को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं तो ये किस पर आधारित हैं? तो ये हैं दर्शन पर आधारित पुस्तकें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो उपनिषद हैं ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। आपका क्वेश्चन बनेगा कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं, तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें हम वेदांत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये जो चर्चा है ये आपको उपनिषद में देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम वेदों में मोक्ष शब्द के प्रयुक्त होने की बात करते हैं तो उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, ये जो शब्द है ये श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। तो दोस्तों, मोक्ष शब्द का सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि मोक्ष शब्द वैदिक साहित्य में कहाँ पर इसकी चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। और ये उपनिषद में किस उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है? तो ये आपका जो शब्द है ये श्वेतांबर उपनिषद जो है उसमें पहली बार इस शब्द को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये आपका कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है ये कठोपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, और जो कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो ध्यान रखना, कठोपनिषद किसका जो है उपनिषद है? तो ये कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। मैंने बताया कि यजुर्वेद दो तरह का होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है? ये मैंने बताया शतपथ ब्राह्मण। और यजुर्वेद में भी यहाँ पर जो उपनिषद उसका है तो ये कौन सा है? कठोपनिषद। ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों, अगर हम उपनिषद काल के राजा अश्वपति की बात करते हैं तो ये शासक थे केकय के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम उपनिषदों में वर्णित राजाओं की बात करें तो इसमें विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहर जाबाली, ठीक है, और केके के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख हैं जो उपनिषदों में वर्णित राजा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई, उसके बाद ब्राह्मण,
फिर उसके बाद आरण्यक और फिर उसके बाद उपनिषद, यानी कि उनको वेदांत यानी कि लास्ट में लिखे गए सबसे अंतिम, और उन्हीं को हम वेदांत भी बोलते हैं, उपनिषद को इसलिए वेदांत भी बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पहले वैदिक संहिताएं जिन्हें हम वेद बोलते हैं, ठीक है, फिर ब्राह्मण उनके ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक लिखे गए, आरण्यक मतलब जंगलों में इनको लिखा गया है आरण्यक, ठीक है, फिर उपनिषद, ठीक है। तो फिर इस तरह से यहाँ पर 4 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों अगर हम आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी की बात करते हैं कि किस नदी का वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है, तो वो है आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए दी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा इसका महत्व था और इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी जो है इसको उसके अत्यधिक आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा जाता था, ठीक है। हिरण्यनी कहा जाता था, इसको ध्यान में रखना, हिरण्यनी लिख देता हूँ, हिरण्यनी, वा नहीं है, डा है, ये ध्यान रखिएगा, हिरण्यनी, ठीक है, आधा डा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी की जो पहचान है तो इसमें जो मौजूद चेनाब नदी है इसके हिसाब से यानी इसके अनुसार की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस हैं। आगे की जो क्वेश्चंस हैं हम लोग कल के वीडियो सीरीज में देखेंगे। तो मिलते हैं इसी वीडियो सीरीज के साथ। अगर आपको दोस्तों वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।